नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। में कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार के बीच दबी जुबान से अब लोग ये बात कर पाने की हिम्मत जुटाने लगे हैं कि कोरोना अब जा रहा है। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? जी हां, इसी के साथ आज कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी क्या पड़ी, लोग फिर से लापरवाही पर उतारू हो गए हैं। जैसी कि पिछली बार भी तमाम विशेषज्ञों ने ये बात कही थी कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन भारत की स्वास्थ्य विभाग ये सोता ही रह गया और सरकारें तो पहले ही चुनाव में मस्त दिखाई दे रही थी। अब एक बार फिर जब आंकड़े गिरने लगे तो सरकार वाहवाही लूटने की पूरी फिराक में दिखाई दे रही है। इन सबके बीच एक बार फिर कुछ एजेंसियों ने भारत को तीसरी लहर के लिए आगाह किया है। आज प्राइम डिबेट पर हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जो कोरोना की लहर है वो एक बार फिर से घटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, क्या वाकई में आंकड़े कम हो रहे हैं और क्या कोरोना वाकई में जा रहा है, या अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है? इसके बावजूद जो डीआरडीओ द्वारा जो दवाई बनाई गई है 2DG, उसको लेकर कितने अब हमारे पास कितनी ताकत हो गई और हम क्या संजीवनी मान सकते हैं इस दवाई को कोरोना से बचाव के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये चीख, ये पुकार, ये गम का माहौल सवाल कर रहा है उनसे जिन्होंने सालों से वेंटिलेटर पर पड़ी भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया है। इस अदृश्य दुश्मन ने जितनी चोटें भारत को दी है, शायद ही कभी भारत को इतनी चोट पहले कभी लगी हो। देश की अर्थव्यवस्था को इस कोरोना काल में औंधे मुंह गिरना पड़ा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गईं। इस कोरोना ने कई परिवारों के घर की खुशियां छीन ली, कई लोगों को रुस्वा कर दिया। कोरोना ने अपना ऐसा आतंक मचाया कि जो भी इसकी जद में आया समझो निस्तो नाबूद हो गया। कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर अपना आतंक मचाया कि सभी इसके आगे नतमस्तक हो गए। इस लहर में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसकी भी कलई खोलकर रख दी। जब भारत में लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि काफी धूमिल हो रही थी। कई अखबारों की सुर्खियों में मोदी ब्रांड की फजीयत होती देखी गई। इस कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी ब्रांड को बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आहत किया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जब ऐसे कोरोना के सामने घुटने टेकता है तो सवाल उठना लाजमी है। एक वक्त था जब भारत को कई देश आंख दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और फिर आते हैं मोदी, जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूती दी। भारत इन दिनों कई शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और चीन जैसे सर्वसंपन्न देश को लद्दाख में पसीने छुड़वा रहा है। लेकिन कोरोना को लेकर सरकार की ये लापरवाही कहीं ना कहीं उसके लिए विश्व के पटल पर घातक साबित हो सकती है। और तब जब इस लहर के लिए उसे पहले से आगाह किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर में अब थोड़ा राहत दिखाई दे रही है। रोजाना के केसों में भी अब गिरावट देखी जा रही है। देश के बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में अब केसों में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कोरोना यहीं खत्म हो गया? अब कोरोना की तीसरी और चौथी लहर नहीं आ सकती? दरअसल ये अदृश्य बीमारी जिसके बारे में अभी बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे में क्या भारत आगे आने वाले काल के लिए तैयार है, या फिर दूसरी लहर में जो हुआ उससे भी घातक आगे की भी तस्वीरें देखने को मिलेगी? बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी। और जनाब, बच्चों का तो छोड़िए, यहाँ बड़ों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 57वां स्थान दिया है।
भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्तता 124वें स्थान पर है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत तीसरी या फिर आने वाली लहरों के लिए कितना तैयार रहेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो एक बार फिर से कोरोना कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, इसकी अफवाह लोगों में बेफिक्री लेकर सामने आई है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई दूसरी लहर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई और क्या डीआरडीओ द्वारा जो दवाई बनाई गई है वो कोरोना के टाइम पर कारगर साबित होगी, क्या उसे संजीवनी मान सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, जनरल फिजिशियन, साथ ही साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति, फाउंडर क्रिटिकल केयर इंडिया के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आदर्श के पास जाऊंगी और मैं डॉक्टर आदर्श आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से एक बार फिर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, लोगों की लाइन और भीड़ देखकर यही लग रहा है कि अब कोरोना का खौफ एक बार फिर कम होता जा रहा है लोगों के जहन से और सरकार इसमें वाहवाही लूट रही है आंकड़े कम बताकर। क्या लगता है वाकई में जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उस मुताबिक ही कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है? जी, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से इस समय लोगों को लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो ये सेकंड हम वेव उसकी झेल रहे थे, अभी थर्ड वेव आने के जो है चांसेस हैं और वो आ भी रही है। कुछ जगहों पे जो है ऐसा हुआ भी है। अगर हम बात करें तो ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन अगर हम गाँव में जाएं तो यहाँ से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर गए हैं, यहाँ से किराए के जो मकानों में रह रहे थे उसको खाली करके गाँवों में पहुँच गए हैं। वहाँ पे लोग जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं। गाँव में इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी ना होने के कारण जो है ना तो वो चेकअप करा पा रहे हैं और जो वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे ना तो, जब शहरों में ऐसी स्थितियां हो गई जहाँ पे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल, डॉक्टर, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उसके बाद भी हम लोगों को ऐसी चीज़ों को देखें, मौतों को देखने को मिला। वैसे में जो है अगर हम बात करें तो अभी हमें बेफिक्र होके घूमने की या इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आनी है और ये थर्ड वेव इतनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है क्योंकि ये एयर में आ सकता है और ये एयर के थ्रू जो है हमारे लंग्स में कोलैप्स करके काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए अभी जो हम पालन कर रहे थे, चाहे जिन लोगों को हो चुका है उनको भी एहतियात बरतना है और जो लोग इससे स्वस्थ हैं उन लोगों को तो कतई जो है उन लोगों के संपर्क में नहीं आना है और अपने जो सरकार ने लॉकडाउन के पालन और सारी चीज़ें व्यवस्था की हैं उसके हिसाब से ही अपने आप को जो है रोटेशन में रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के अंदर ये जो ख्वाब आ रहा है कि अब नहीं रहा, कोरोना कहीं चला गया, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें जो है सतर्कता बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि अभी सतर्क रहने की जरूरत है और थर्ड वेव आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि फर्स्ट वेव जैसे 45 से ऊपर वालों पर घातक थी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो यंगस्टर है उन पर इस वेव ने कहर बरपाया और अब बच्चों पर कहर बरपाने जा रही है। हालांकि 18+ अभी वैक्सीन पर काम हो रहा है, तो थर्ड वेव से किस तरह से बचना है, क्योंकि सरकार तो तमाम दावे कर रही है लगातार कि हम पूरी तरह से तैयार हैं थर्ड वेव से निपटने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारी जो तैयारियां हैं वो इतनी भरपूर हैं थर्ड वेव के लिए? देखिए, हम बताना ये चाहेंगे कि जो वायरस है ये एक वायरस है, ये ऐसे कोई जान नहीं सकता है कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि एक निर्जीव चीज़ होती है और सजीव चीज़, ये इसमें वायरस में दोनों कैरेक्टर होते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसीलिए इसको, क्योंकि ऐसे जो है सालों तक कहीं भी पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। तो ये जो वायरस आया है, जो थर्ड वेव का वायरस आया है, जो पहले से जो वायरसेस थे उनसे म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब ये है उन वेरिएशन, इसमें कुछ अलग ऐसे टाइप के जो है, क्योंकि ये आरएनए के थ्रू है और आरएनए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या कर रहा है डायरेक्टली जो है हमारे लंग्स में जाके उनको इन्फेक्टेड करके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो अगर जो है हम लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना जैसे प्रॉपरली पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, क्योंकि
हम अगर इस भ्रम में रहेंगे कि नहीं अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अगर हम मास्क नहीं इस्तेमाल करते हैं और हमारे नोज़ल कैविटी के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है हमारे नाक के थ्रू ये हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ पे अपना एक्शन करने लगता है और जो हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उसको ब्लाइंड कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को छोड़ने नहीं देता और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हमें जो है ये जो थर्ड वेव आनी है इससे भी बहुत ही सतर्क रहना है। जब जरूरत पड़े तभी हमें आपको निकलना है और ऐसे घरों में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है इस समय कि हम खुद को स्वयं सुरक्षित रखें, स्वयं लॉकडाउन का पालन करें, इसके साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी का जो अनिवार्यता है वो जरूरी है। लेकिन डॉक्टर आदर्श, मैं भी जानना चाहूंगी, लगातार हम ऐसी चीजें भी देख रहे हैं जो चिंता और बढ़ा रही, क्योंकि लोग स्वस्थ होने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या हिदायतें हैं? क्या वो पॉजिटिव आने के बाद कितना कोरोना का खतरा उनके अंदर कायम रह रहा है, या किस तरह से क्या वो उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद क्या वो निश्चित हो सकते हैं पॉजिटिव आने के बावजूद भी? इस तरह की जो चीजें अब देखने को मिल रही हैं, ये क्यों देखने को मिल रही हैं, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। जी, जिन लोगों में कोरोना पहले हो चुका है उन लोगों को मतलब आप अगर देख रहे हैं कि दोबारा जो है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति को कोरोना के वायरस आ चुके हैं या उनको हो चुका है तो उनके अंदर जो है 3 महीने तक जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में जो है जब ये जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। तो जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं प्लस बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा जो है हम अपने आप को बचाते हैं और स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर हम इससे स्वस्थ हो जाते हैं कोरोना से, तब भी हमें जो है कम से कम 1 साल तक जो है या 3 महीने तक कंटिन्यू जो है इसमें देख रेख जरूर रखना है। डॉक्टर के साथ जो है अपनी सलाह लेते रहना है कि हमें जो है इस पहले हो चुका है, और अगर वो किसी भी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं, पहले से कोई उनको जो है अगर डायबिटीज़ है, लंग्स की प्रॉब्लम है, कैंसर है या ऐसी कोई पहले से प्रॉब्लम रही है और उनको कोरोना होकर स्वस्थ हुए हैं, तो उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और उनकी बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है कोई भी मेडिसिन या उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह से मेडिसिन पे भी हम लगातार डॉक्टर आदर्श ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग दवाइयाँ बताई जा रही हैं, अलग अलग तरह के प्रिस्क्रिप्शंस लोगों को दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स, चाहे वो आप रेमडेसिविर की बात कर लें या अन्य दवाएं जो भी दी जा रही हैं, वो कितनी सही है, या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इलाज है जो सही भी हो और आसान भी हो, जो ग्रामीण इलाकों में, जैसे आपने कहा कि अब कोरोना कहीं ना कहीं वहाँ पैर पसारने लग गया है, तो ग्रामीण इलाकों के लिए, ग्रामीणों के लिए ऐसी कौन सी वो इलाज हम बता सकते हैं उन तक, उनको, जिससे वो अपने इलाज करने में खुद स्वयं निर्भर ना रहे दूसरों पर? देखिए, ऐसा है कि जो ये कोरोना की प्रॉब्लम है वो यहाँ से जो पलायन किए हुए लोग हैं, जो शहरों से लोग गाँव में गए हैं और जो हेल्दी पर्सन थे उनके पास बैठ के उनको इन्फेक्टेड कर दिया है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पे जो है वेंटिलेटर नहीं है, तो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो और प्रॉपरली जो है वो जो है जैसे कभी कभी क्या होता है वो झोला छाप डॉक्टरों से जो है दवाएं ले लेते हैं और अपना बुखार ये सब चेक नहीं कराते हैं। तो प्रॉपरली उनको जो है अपने चेकअप का जो है ध्यान रखना है। अगर उनको बुखार लगता है, दवा खाई और उसके बाद भी नहीं जा रहा है, तो उसको जाना है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो है कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, अपने आप को जो है वहाँ पे चेक कराना है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से इसको जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि गाँव में जो है आर्थिक स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो जैसे यहाँ पे लोगों के लिए उन्होंने, सरकार ने जो है कुछ ऐसे पैकेट्स बनाए थे दवाओं के, जो उनके घर घर पहुँचा के और उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। तो सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा और कुछ समाजसेवी जो है संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जो है इससे निजात पाई जा सकती है। आदर्श, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हमें भी लापरवाह नहीं होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि गांव में भी कहीं ना कहीं शहरों के मुकाबले इलाज की कमी है, अस्पतालों की कमी है, वो बहुत भारी संकट है गांव वासियों के लिए। तो उनको सतर्क रहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है और स्वयं अपना ख्याल रखने की, अपने आप को क्वारंटाइन करने की, अपना सेल्फ लॉकडाउन फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से जब से ये पैंडेमिक आया है सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, हमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लोग पॉजिटिव होते हैं
उसके बाद जब वो निगेटिव आ जाते हैं, लोग तब भी कतरा रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे नज़दीकी बनाने में या उनके पास जाने में, या आप कह सकते हैं हालांकि लोग उनसे भी दूरी बनाकर रखते हैं। तो इस शंका को कैसे दूर किया जाए कि एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आता है उसके बाद फिर अगर वो निगेटिव हो जाता है तो उससे किस हद तक की दूरी बनानी चाहिए, या हम उससे ना भी दूरी बनाए तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, अगर हम बात करें, वैसे भी अगर ये केसेस बढ़े तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन ये रहा कि लोगों के अंदर जो है पिछड़ी मानसिकता जैसे किसी भी व्यक्ति को, बड़े चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, किसी को अगर कोरोना हो गया तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे हटता है कि यार हम अगर ये बताएंगे, हम टेस्टिंग कराने जाएंगे, लोग हमें कहेंगे अरे आपको कोरोना हो गया है। ये सारी जो है उनकी जो पिछड़ी मानसिकता है, देखिए ये किसी को भी हो सकता है, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई लॉयर हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, वो किसी को भी हो सकता है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना है कि हमें जो है इससे जो है, अगर वो जो है समय पे जो है अपने आप को चेक करा लेते हैं और स्वस्थ जो व्यक्ति हैं उनसे जो है पीछे उनसे जो है रहते हैं, उनके पास नहीं बैठते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखने को ये मिल रहा है किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसके बाद भी वो स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठ रहा है, वो बिल्कुल नहीं बता रहा कि हम कोरोना से ग्रसित हैं, हम बाहर से आए हैं, हम बॉम्बे से आए थे, हम दिल्ली से आए थे, हमें इन्फेक्शन था, वो चीज़ बिल्कुल नहीं बता रहा है। अपनी फैमिली में लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, वो फैमिली वाले लोग बाहर जा रहे हैं, इसके द्वारा जो है और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अपने आप को ये पिछड़ी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा और उसके तभी हम जो इस चीज से निजात पा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूरी है चीजों को, और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव कोई आ जाता है उसके बाद अगर वो निगेटिव हो जाता है तो हालांकि प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, दूरी बनानी, लेकिन एक मानसिक उन्हें वो चीज ना करा जाए कि वो ये समझे कि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी से अलग समझा जा रहा है। इस पर भी काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि वो भी हमारे ही साथ के लोग हैं और पॉजिटिव कोई भी आ सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उनसे भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर, एक और कोरोना से जहां हम जंग लड़ रहे हैं, कोरोना इतना ज्यादा घातक साबित हो रहा है, उसी बीच ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले रही है और ब्लैक फंगस के केसेस भी लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं पे भी कमी नहीं दर्ज की जा रही। गुजरात में 200 केसेस मिल रहे हैं, दिल्ली में 160, तेलंगाना में 60, कर्नाटक में 38 और राजस्थान में 14। तो लगातार जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए, केजीएमयू में 10 से 11 केसेस हमने देखे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो ब्लैक फंगस है, पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दें कि ब्लैक फंगस किस कारण की वजह से हो रहा है और इसके सिम्टम्स क्या है, ताकि कहीं ना कहीं वो थर्ड स्टेज में आने से पहले ही, L1 स्टेज में ही अपने आप को संभाल सके और इससे बचाव कर सके। तो इसको लेकर आप ब्लैक फंगस से जुड़ी जानकारी भी हमें दें। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक फंगस क्या है। फंगस आप बेसिकली जानते हैं, जैसे फफूंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको जो है सरल भाषा में कह सकते हो। ये जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है वहाँ पे जो है ये ग्रो कर जाती है। अगर हम बात करें ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, देखिए बात ये है कि हम जो सारे व्यक्ति इतनी इनरेगुलर तरीके से जो दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी को डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को एंटीबॉडीज़ का जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो जो हम अनियंत्रित तरीके से जो है दवाओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन का जो लोग बहुत ज़्यादा से धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसमें किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो हम अनियंत्रित तरीके से, बेसिकली उनको हम स्टेरॉइड्स कह सकते हैं, जो स्टेरॉइड्स का जो है ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हानिकारक, क्योंकि स्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी की किसी भी जो मेडिसिन होती हैं, लाइफ सेविंग होती हैं, जैसे अगर उसकी हम बात करेंगे तो स्टेरॉइड कहीं ना कहीं हमें बहुत ही फास्ट जो है मूविंग एक्शन करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जो स्टेरॉइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं उनको रोकना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो हम एक्स्ट्रा मेडिसिन जो है बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के इतना ज़्यादा धड़ल्ले से ले रहे हैं, वो आने वाले समय में, अगर आज ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो कहीं ना कहीं हम जो अनियंत्रित तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये जो अनियंत्रित तरीके से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको कम किया जाए, तभी हम इससे जो है निजात पा सकते हैं। और ये मॉइस्चर से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आप देखते होंगे कि ब्लड के थ्रू जो है जो कैपिलरीज जो है आई में जा रही होती है, हार्ट से जो है, वहाँ पे आई के नीचे जो है एक ब्लैक
कलर का स्पॉट जैसा दिखने को मिलता है। तो इससे जो है शो होता है कि वहाँ पे इचिंग, आई में जो है कभी कभी रेडनेस, पानी आने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर राजेश अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी शहबाज खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजेश, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं लगातार, जिस तरह से डॉक्टर आदर्श ने हमें बताया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा घातक जो है वो कोरोना पेशेंट्स जो कोरोना से ठीक होके आए हैं उनके लिए ज्यादा घातक है, या ये कोई भी इन्फेक्ट इस फंगस से हो सकता है, और ये किस हद तक घातक हो सकता है कोरोना पेशेंट्स के लिए और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए भी? जी, देखिए ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, ये हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसका एक हिस्सा होता है। इसको हम लोग ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। और ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो तब तक हमारे शरीर में नहीं होता है जब तक हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर नहीं होता है, या किसी भी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम नॉकडाउन नहीं हो गया होता है। ये जो बढ़ा हुआ इंसिडेंस हमें कोरोना वायरस रिकवरी पेशेंट्स में मिल रहा है, इसकी कई सारी वजह हैं। प्राइमरीली ये देखा जा रहा है कि ऐसे पेशेंट जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स पे थे, स्पेशली जिन्हें पल्स डोज दी गई थी स्टेरॉइड की, बहुत हाई डोज, उनमें साथ में ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पहले से डायबिटीज है और कोरोना टाइम में उनका शुगर, क्योंकि स्टेरॉइड देने से उनका शुगर बढ़ता है और नेचुरली उनको डायबिटीज थी भी, तो ऐसे लोगों का शुगर बहुत हाई रहा है, सडनली 400-500 तक पहुंच गया है। साथ में ये भी देखा गया है जो साथी सर्जन्स जिन्होंने ठीक है डॉक्टर राजेश, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आप पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। तो मैं शहबाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त ग्राउंड लेवल की क्या स्थिति है, ताकि आप हमारे दर्शकों को ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दे सके कि कोरोना को लेकर इस समय की स्थिति कैसी है, और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है? जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको किस तरह से उसको सुधार की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं कई हद तक खुल के सामने आ गया है लोगों के सामने, जहां इलाज का अभाव देखा गया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी देखी गई, जिसकी वजह से कई लोग जो है बेमौत मारे गए जिनको बेहतर इलाज मिल सकता था। ये चीजें देखी गई और कहीं ना कहीं भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भी घिरती हुई दिखाई दी। और जो विशेषज्ञ हैं, तमाम विशेषज्ञ जिन्होंने ये कहा भी था, जो पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सालों से उसको लेकर कोई ढंग से काम नहीं किया गया, जिस कारण जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई इसमें जो इलाज का कोरोना जो लॉकडाउन लगाया गया उस वजह से जो डेली केस की बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जितने भी बड़े बड़े राज्य थे भारत के, उनके जो डेली केसेस थे उनमें लगातार कमी आ रही है। खासतौर से यूपी की राजधानी अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अब जो वो आंकड़ा है वो 1000 के नीचे आ गया है। लगभग जो रोजाना के केस हैं वो 800 से 900 के बीच में आ गए। लेकिन अगर भारत इंडिया लेवल की बात की जाए तो अभी मरने का जो आंकड़ा है, मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी लगातार 4000-3500 के करीब है। तो मौत के आंकड़े में कहीं ना कहीं गिरावट नहीं आई, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी भारत के लिए राहत की बात यह है कि जो रोजाना के केसेस थे वो कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो अभी भी इसको लेकर सरकार जो है उसने एडवाइजरी जारी कर दी है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हर अस्पतालों को ये एडवाइजरी जारी की है कि अगर इस तरह के कोई केस आते हैं तो उन्हें इस तरीके से जो पूरी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उनका इलाज किया जाए, क्योंकि रोजाना कोरोना का जो रूप है वो बदल रहा है, जिसके कारण जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने कहीं ना कहीं एक मुश्किल सामने खड़ी हो रही है। और इलाज की बात करें तो इलाज की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक खराब है। जब शहरों के हाल तो काफी बुरे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर क्या हालात होंगे। ग्रामीण स्तर पर तो ग्रामीणों को ये तक नहीं पता कि वो किस बीमारी से मर रहे हैं। लगातार गाँव में जो है वो भय का माहौल देखा जा रहा है और एक एक गांव में लगातार मौतें हो रही है। एक परिवार के 5-5, 6-6 लोग मरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ की बात की जाए, चाहे वो आगरा की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, स्थिति बद से बदतर हो गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जहां तक पहले से ही आगाह किया गया था, लेकिन सरकार जो है वो चुनाव में मस्त रही और उसको लेकर कहीं ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से
इतना बड़ा जो हम लोग को ड्रॉबैक देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्था है वो कोरोना काल में साफ तौर पर उजागर हुई है। जिस तरह से केसेस घट रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग घट रही है, जिस वजह से जो केसेस है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब ये जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या है, वहां पर ना टेस्टिंग हो रही है, ना वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था है, ना ही वहां पर कोरोना के इलाज के लिए। हालांकि जिस तरह से वहां पर अब ब्लैक फंगस भी पहुंच चुका है, तो उसके लिए भी लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर भी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है, किसी तरह का कोई इलाज नहीं मौजूद है। तो सबसे बड़ी नाकामी यही दिखाई दे रही है सरकार की कह ले, और जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार लचर रही है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग कम कर दी कि लोगों को हम ये साबित कर सकें कि कोरोना के जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कोरोना हमारे बीच है और थर्ड लेयर आने की उसमें सतर्क किया जा रहा है। WHO द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, तो उसको लेकर सतर्क रहे, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, ब्लैक फंगस लगातार सामने आ रहा है और कई परिस्थितियों में घातक भी साबित हो रहा है, लोगों की जान जा रही है ब्लैक फंगस से। पहले कोरोना से ठीक होकर जो लोग घर वापस लौटे थे, अब वो ब्लैक फंगस की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो डायबिटीज और BP वाले पेशेंट लगातार ये कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं कि जो डायबिटीज से पीड़ित है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ब्लैक फंगस कोरोना के बाद ठीक होने के बाद घातक साबित हो रहा है। तो सबसे बड़े प्रिकॉशंस वो क्या ले सकते हैं डायबिटीज और BP पेशेंट्स, उनको किस तरह के प्रिकॉशंस आफ्टर कोविड लेने जरूरी है ब्लैक फंगस से बचाव के लिए? जी, मैं बताना ही चाहूँगा कि जैसे जिन लोगों में इंसुलिन का इस्तेमाल हो रहा है, इंसुलिन बेसिकली जो है ये हमारे पैंक्रियाज में जो है जाती है और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करती है। तो इंसुलिन, जब एक्स्ट्रा इंसुलिन बाहर से हम अतिरिक्त मात्रा में लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हानिकारक सिद्ध होती है, वो क्योंकि एक तरह स्टेरॉइड की तरह ही वर्क करती है। तो इसलिए जिन लोगों में जो है पहले से कोई प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में जो है ये ज़्यादा घातक हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे हमारे जब इंसुलिन बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है डिस्टर्ब होता है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या होता है, हमारे बॉडी में मॉइस्चर की जो है दिक्कत आती है। और ये क्या कर रहा है, जैसे हमने बताया कि ये हमारे ब्लड में जो है, जो हार्ट से जो एक आर्टरी जो होती है वो आँख में जाती है, उसके थ्रू जो है ये आंख में जा रहा है, आंख में रेडनेस कर रहा है, आंख में रेडनेस के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट भी कर रहा है, और हमारे जो ब्रेन में क्या होता है उसमें स्वेलिंग कर रहा है। और अगर बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब जो ये हेड के जो टिश्यूज हैं वहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है, इसके द्वारा जो है बॉडी के जो केमिकल डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है और इससे जो है काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। तो इसलिए बेसिकली जो है हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल उसी मात्रा में करना है जिस मात्रा में डॉक्टर ने सलाह दी है, उससे ज़्यादा नहीं कि हम ज़्यादा ले लेंगे तो और अच्छा सेफ रहेंगे। जो डॉक्टर्स के द्वारा जो उनमें लोगों को जो दवाएं दी गई हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर की बिना सलाह के जो है कोई भी ट्रीटमेंट अपनी तरफ से कोई दवाएं, क्योंकि आज लोग व्हाट्सएप पे दवाएं डाल रहे हैं, हाँ ये दवा ले लो तो इससे ये फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक वेव जा रही है कि मतलब इन चीज़ों को जो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसलिए जो लोगों को कोरोना हो चुका है उन लोगों को तो अपने आप को प्रॉपरली 3 से 6 महीने तक चेकअप कराना ही डॉक्टर से है, उसके बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा मेडिसिन अलग से नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, आपने सही कहा। डॉक्टर राजेश, मैं आप पे आना चाहूंगी। बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर आदर्श ने हमें कहीं ना कहीं ये सामने लाया कि कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स किस अवस्था में लेने हैं और कितने दिन तक लेने हैं, इस पर जो चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने दिन तक स्टेरॉइड ले सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कोई भी दवाई आती है, चाहे वो रेमडेसिविर आप ले लें, लोगों को जैसे ही उस दवाई का पता चलता है और वो जैसे ही मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाती है तो लोग खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं और वो खुद ही प्रिस्क्राइब करके कौन सी आपकी कितने आप लेवल के कोरोना पॉजिटिव हैं, L1 की सिचुएशन में, L2 की है या L3 की है, उसको जाने बगैर लोग वो प्रिस्क्रिप्शन पे अपने ही आपसे दवाइयां लेने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए भी जागरूक करना जरूरी है। तो आपसे मैं सबसे ज्यादा जानना चाहूंगी कि स्टेरॉइड किस लेवल तक ले सकते हैं और कितने दिन तक, और कौन से कोरोना पेशेंट्स ले सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, स्टेरॉइड बहुत ही अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत होगी कि कोरोना की कितनी स्टेजेस होती हैं।
कोरोना बेसिकली हम ब्रॉडली कोरोना को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो हफ्ता होता है, फर्स्ट वीक, दैट इज स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन। स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट वीक में वायरस अपने आप का कॉपीज, अपने आप का नंबर, खूब सारी कॉपीज बनाता है आपके शरीर में। ये फर्स्ट वीक हो गया, इसको हम लोग रेप्लिकेटिव फेज बोलते हैं। दूसरी फेज आती है सेकेंड वीक की, जिसमें वायरस इन्फ्लामेशन क्रॉस करता है। इन्फ्लामेशन मतलब शरीर की जो आंतरिक ऊतक है उसमें सूजन पैदा। और जो तीसरा हफ्ता होता है वो स्कारिंग का हफ्ता होता है। स्कारिंग मतलब जहां पे फाइब्रोसिस हो रही होती है, जैसे अगर किसी को जल जाए तो उसके चमड़े पे सफेद धब्बा पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, जो टिश्यू होता है वो सिकुड़ जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्रॉडली हम 3 स्टेजेस में डिवाइड। अब ये बात आती है कि हमको किस स्टेज में स्टेरॉइड देना है, किसमें नहीं देना है। देखिए, अगर आपको किसी ने भी अगर फर्स्ट वीक में स्टेरॉइड दिया तो स्टेरॉइड आपके इम्यून क्षमता को कम करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने शुरू के 5 से 7 दिन में स्टेरॉइड दिया है तो आपका इम्यून सिस्टम होगा और वायरस और ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करेगा, अपनी और ज्यादा कॉपीज बनाएगा। कहने का मतलब मरीज को और ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। तो स्टेरॉइड देने का जो सही होता है वो सेकेंड वीक होता है, जिसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, और वो जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके शरीर को स्वयं नुकसान पहुंचा रहा होता है। खास बात समझने वाली ये है, देखिए ये जो वायरस है, ये वायरस आपके सिस्टम में एक माचिस जला देता है। माचिस जलाने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा पटाखे की लड़ी में अगर आपने एक माचिस की तीली से आग लगा दी, तो एक बार अगर आपने तीली की में आग लगाई, लड़ी में लगनी शुरू हुई, चेन रिएक्शन अपने आप को, एक बार आपको माचिस उलगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बार ये इन्फ्लेमेशन या हाइपर इन्फ्लेमेशन हो गई तो वायरस का शरीर में कितना मात्रा है कितना नहीं, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है आपका, वो आपके शरीर को डैमेज कर रहा होता है। मुख्यतः कोरोना आपके शरीर को कैसे डैमेज करता है ये भी समझिए। आपके जो फेफड़े हैं उनकी अंदरूनी सतह पे कोरोना एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना, उनकी सप्लाई आ रही होती है। स्मॉल टू मीडियम साइज जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। इसको हम लोग स्मॉल टू मीडियम साइज वैस्कुलाइटिस कहते हैं। अगर यही वैस्कुलाइटिस वाली प्रॉब्लम आपके लंग्स में और आपके हार्ट में चल रही है तो कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने का भी या चेस्ट पेन होने का भी खतरा बना रहता है। इसी प्रोसेस का अगर ब्रेन में हम देखें तो इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बना रहता है। और कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरह से स्मॉल टू मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि जो आपका ब्लैक फंगस है, क्योंकि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन नहीं है, इन्वेजन है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी चीज का शरीर में प्रवेश करना, घुसना, ठीक है। तो ब्लैक फंगस इन्वेजन टिपिकली ऐसी जगहों पे होता है, ऐसे टिश्यूज में होता है जो नेक्रोटिक होते हैं या जिनकी ब्लड सप्लाई कम हो गई होती है और खत्म हो रही होती है। क्योंकि मेरे वो कलीग्स जिन्होंने ब्लैक फंगस की पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, उनका कहना ये है कि जो क्लियर कट डिमार्केशन है ब्लैक फंगस वाले पेशेंट्स में, वो ऐसे टिश्यूज का या ऐसी डिमार्केशन ऐसा है जो एक सिग्निफिकेंट वैस्कुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब कि पहले ब्लड वेसल क्लॉट हुई है, टिश्यू डेड हुआ है, उसके बाद उसमें फंगल इन्वेजन हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस पेशेंट को, तो मैं स्टेरॉइड ऐसे पेशेंट्स को देना प्रेफर करूंगा जो सेकेंड वीक में हो, जिसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, जिसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हो, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा हो। इसके अलावा मैं किसी भी पेशेंट्स में स्टेरॉइड देना प्रेफर नहीं करूंगा। देखिए, स्टेरॉइड जो होते हैं ये अगर आप सही समय पे दें तो अपने मरीज की जान भी बचा सकते हैं, और लेकिन अगर आपने गलत समय पे दिया तो वही स्टेरॉइड उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट बहुत हाई डोज पल्स स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से ब्लैक फंगस के इंसिडेंसेस बढ़ गए, और सडनली ये इंसिडेंस हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, जहाँ पे जो ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जिन्हें अनकन्वेंशनल, थोड़ा सा बोलना तो उनका अपमान होगा, अनकन्वेंशनल होते हैं या अनस्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें ये तो पता है स्टेरॉइड, लेकिन ये नहीं पता कि स्टेरॉइड कब देना है और कितनी मात्रा में देना है। जो रिकवरी ट्रायल हुआ था बच्चों का, उसमें उन्होंने डेक्सामेथासोन यूज किया था एट द मैक्स ऑफ 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। मतलब टोटल जो डोजिंग थी डेक्सामेथासोन की, उन्होंने 6 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं दी थी। तो कहने का मतलब जो प्रेफर्ड डोज होनी चाहिए वो 2 मिलीग्राम दिन में 3 बार, वो भी 4 से 5 दिन के लिए। और स्टेरॉइड को जैसे आपको लगा कि पेशेंट हाइपर इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स से नीचे की तरफ आ रहा है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर रहा है, सारी चीजें सेटल हो रही हैं, तो आप स्टेरॉइड को टेपर करके बंद करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आपने स्टेरॉइड एक बार शुरू किया तो पेशेंट 10 दिन तक स्टेरॉइड लेता चल रहा है। साथ में आपको ये ध्यान भी देने की जरूरत है कि जो हाइजीन होती है, या जो हम जैसे हम बोलते हैं ओरल क्लीनलीनेस या ओरल टॉयलेट, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये बोलना जरूरी होता है जो स्टेरॉइड होते हैं कि आप 3 से 4 बार
या फिर आप 2% बीटाडीन लिक्विड से गार्गल करें दिन में 2-3 बार, क्योंकि अगर आप अपनी ओरल कैविटी को क्लीन रखेंगे तो फंगल इन्वेजन होने का चांस काफी कम हो जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर, ठीक है, आपने बहुत सही बताया कि जिस तरह से कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है ये एनालाइज करने की किस स्थिति में हमें स्टेरॉइड लेना है, कब नहीं लेना है और किस हद तक लेना है। डॉक्टर आदर्श, ये भी लगातार हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेश ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हमें 10 दिन तक स्टेरॉइड लेना ही लेना है और किस अवस्था में लेना है लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं दवाइयों से और वहाँ पर इलाज भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के बारे में मैं मेन तौर पर जानना चाहूंगी कि क्या वो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम वो L3 की सिचुएशन में ना पहुंचते हुए हम पहले ही अपने आप को क्योर करने लग जाए। जी, हम बताना चाहेंगे कि ऐसा है, हमें ब्लैक फंगस जो है बेसिकली उन्हीं लोगों में ज़्यादातर देखने को अभी तक मिला है जो कोरोना से ग्रसित थे या वो किसी स्टेरॉइड या कोई मेडिसिन ऐसी जो पहले से ले रहे थे जिसके द्वारा उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो सका। जैसा कि सर ने बताया कि हाँ, जो हम स्टेरॉइड्स लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पहले इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम का सप्रेस होने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी में वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जहाँ पे नहीं हो रही वो सेल में, वहाँ पे जो है ये चांसेस ज़्यादा होते हैं फफूंद के होने के। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी आर्टरी जो आई में जाती है, ये जो बेसिकली यहाँ पे ब्लैक फंगस हुआ है वो बेसिकली एक तरह से जो है कह सकते हो कि जो हमारे ब्लड की सप्लाई वहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे ब्लैक स्पॉट टाइप के पड़ने लगते हैं और वो जो है मॉइस्चर की वजह से ग्रो करने लगता है। शहबाज खान, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की स्थिति आप इस वक्त ग्राउंड लेवल पर मौजूद है और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, तो किस वक्त इस समय ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह से लोग कोरोना से और ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? क्या सरकार जो दावे कर रही है कि जिस तरह से हम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर कहीं नजर आ रही है? और जिस तरह से लगातार हम लाशों के अंबार नदी किनारे भी देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी बड़ी चिंता है क्योंकि ये हमेशा से डर रहा है कि अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर पहुंच जाएगा और कोरोना वायरस वहां पहुंच जाएगा तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। तो लेकिन जिस शांति से सरकार इस वक्त ये दावे कर रही है, क्या वो सही है और किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पिछले कई दिनों से जो है ये दावे कर रही है कि जो कोरोना की जो लहर है कहीं ना कहीं हमने उस पर काबू पा लिया है। एक तरफ तो इस तरह के बयान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट में उसका मसला चल रहा है वहां पर उसने साफ तौर पर अपने ये कबूल किया था कि उसने जो टेस्टिंग है, जो क्षमता है, जो जांच की क्षमता है, उसने आधी कर दी है और इलाज का अभाव जो है नहीं मिल दे पाना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसने हाईकोर्ट में कबूल किया था कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो है। लेकिन जब सामने आकर बोलती है उत्तर प्रदेश की सरकार तो उनके लफ्ज जो है वो बदल जाते हैं। वो साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना तो इलाज की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। आगे सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और इलाज सब कुछ मिल रहा है तो लोग जो मर गए वो उनकी क्या गलती थी आखिर? उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर आज भी हाईकोर्ट ने ये फटकार लगाई है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी राम भरोसे है। तो लगातार हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उत्तर प्रदेश की को आड़े हाथों ले रहा है। जो मसला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। लगातार योगी सरकार जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। गांव स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो गांव में अब था वो लगातार अभी भी जारी है। कई गांव ऐसे हैं जो जहां पर अभी भी मौतें हो रही है, एक परिवार के कई लोग मरे जा रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग ना तो जांच मिल पा रही है। डोर टू डोर सर्वे करने का भी सरकार ने आदेश दिया था, लेकिन उस डोर टू डोर सर्वे को भी ऐसा लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना तो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, ना तो डोर टू डोर जांच की जा रही है। सर्वे तो छोड़िए, लोग पर ग्रामीणों से ये पूछने तक के कोई तैयार नहीं है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो वो क्यों तबीयत खराब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है उसके विपरीत ही परिस्थिति देखने को मिलती है जब हम ग्राउंड लेवल पर उतरते हैं और चिंता बढ़ाने वाली स्थिति इस समय पैदा होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलता जा रहा है। इस समय एक्शन मोड में आने की सरकार को जरूरत है और एक बार फिर से अपने आप को सही साबित ना करते हुए कोरोना से निपटने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच एक
थोड़ी सी हमें शांति देने की या एक अच्छी खबर ये आई कि DRDO ने 2DG2 दवाई बनाई है, वो काफी ज्यादा गेम चेंजर लोग उसे मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितनी गेम चेंजर साबित होगी? क्या कोरोना से बचाव के लिए हम इसे संजीवनी के तौर पर ले सकते हैं? क्या मान सकते हैं हम इस दवाई को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बधाई के पात्र है। इसका रीज़न मैं बताऊँ, मैं फिर से आप कहना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस मीडिया सेंसेशनलिज्म पे नहीं चलता है, ये लाइफ साइंसेज है। जिस प्रकार से आज से 6 महीने पहले जब प्लाज्मा थेरेपी आई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे प्लाज्मा टीवी बोल रहे हैं टीवी पे आके, उसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी बोल रहे थे, और कल क्या हुआ, ICMR ने उसको अपने प्रोटोकॉल से ही निकाल दिया। बात को समझिए, कोई भी मेडिसिन या कुछ भी ऐसा जो बायोलॉजिकल साइंसेस में जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसको लेके हम तुरंत बहुत ज्यादा हाइपर एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहते कि ये आ गया तो संजीवनी हो गई, बस के बाद से कुछ करना नहीं है, बस सब मरीजों को यही दे दो। ये जो मीडिया सेंसेशनलिज्म क्रिएट करता है इसी से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह होती है फेक होने की। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोविड-19 की बेसिकली ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन को। फर्स्ट स्टेज जो होती है रेप्लिकेटिव स्टेज होती है, जिसमें वायरस अपने नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा होता है, और जो सेकेंड स्टेज होती है इन्फ्लेमेटरी फेज होती है। समझने की बात यह है कि वायरस रेप्लिकेटिव फेज में जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा। ऐसा पहला माना जाता था, ऐसे पहले सोचा जाता था कि जितना ज्यादा वायरस की कॉपीज होंगी, जितना ज्यादा वायरल लोड होगा, उतना ज्यादा आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा और उतना ज्यादा लंग्स का डैमेज होगा। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब जो देखने में आ रहा है कि वायरल लोड का और इन्फ्लेमेशन का या इम्यून रिस्पॉन्स का कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे जवाब आता हूं कि क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है नहीं। देखिए, जितनी भी दवाई हैं, चाहे आप रेमडेसिविर की बात कर लीजिए, चाहे फेविफ्लू की बात कर लीजिए, या 2G ग्लूकोज की बात कर लीजिए, ये सारी खाली वायरस के नंबर को कम कर रही है, वायरस के लोड को कम कर रही है। जी। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वायरस के लोड कम होने के बाद क्या इन्फ्लेमेशन भी कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, मैंने आपको बोला ना कि वायरस आपके सिस्टम में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। जैसे चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक बार माचिस की तीली जलाने की आवश्यकता है, बार बार उस लड़ी को जलाने की आवश्यकता नहीं। एक बार आपने जला दी माचिस, उसके बाद वो चेन रिएक्शन, जो लड़ी की चेन रिएक्शन है, वो पूरी होगी। तो ये जो दवा है, जाहिर सी बात है कि DRDO जारी की होगी। मैं बहुत ज्यादा अति उत्साहित होकर इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। दवा मार्केट में आने दीजिए। कुछ पेशेंट्स में जिनको, जो अभी न्यूली डायग्नोज कोरोना पेशेंट्स हैं या जिनका सैचुरेशन फॉल कर रहा है, ऐसे पेशेंट्स में हम इनको इस्तेमाल करके देखेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हाँ ये कितना कारगर है या कितना नहीं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अभी हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जी जैसा आपने कहा कि लगातार अभी इस दवाई को कारगर नहीं मान सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है। क्योंकि पहले प्लाज्मा डोनेट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, अब उसे बिल्कुल एक तरह से कह दिया है कि अब ये किसी यूज में नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी वर्क नहीं कर रही है। तो एक टाइम पर रेमडेसिविर अभी भी उस हाइप पर थी कि मारामारी, ब्लैक कालाबाजारी उसको लेकर होने लग गई। तो अब वही कहीं ना कहीं जिस तरह से इसको कारगर बता रहे हैं, तो लोग अब अगर ये मेडिकल स्टोर पर आने लग जाती है तो लोग इसका उपयोग भी करने लग जाएंगे, ना जानते हुए कि उन्हें किस स्टेज पर इस दवाई को लेना है। तो इसके लिए भी सरकार को सतर्क करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है, क्योंकि 134 करोड़ की आबादी में मात्र फर्स्ट फेज में 110 लोगों का इस पे टेस्ट हुआ है, दूसरे फेज में 200 से ज्यादा लोगों पे टेस्ट हुआ है। 45% बता रहे हैं इस दवाई को लेकर कि कारगर साबित हो रही है, जितने लोगों पर हम लोग ने अभी तक टेस्टिंग करी है। तो क्या नहीं लगता आपको कि अभी इस दवाई को लेकर और श्योर होने की जरूरत है, इसको पहले उतारने? हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला होता है, लेकिन हम उस देश में रह रहे हैं, भारत में, जहां पर कहीं ना कहीं लोग दवाइयों को लेने से पहले ये नहीं सोचते कि उन्हें किस स्टेज में लेनी है, और वो खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं। तो इसके लिए भी सतर्क करने की जरूरत बहुत ज्यादा बन जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, किस पेशेंट्स में होना चाहिए, ये बात अगर राजनेता से ज़्यादा एक डॉक्टर डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और राजनेता इस बात पे ज़्यादा फोकस करें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे, सिस्टम सुचारू से काम करे, ना कि इस बात के बारे में वक्तव्य दे कि कौन सी दवा अच्छी है, कौन सी दवा बुरी है। जितनी बार केजरीवाल साहब ने पिछले 1 साल में ऑक्सीजन, तो दिल्ली में इतने लोग बेमौत नहीं मरते। तो कहने का मतलब ये है कि सेंसेशनलिज्म बनाने से कोई काम नहीं चलता है। दवा आई है, उसको बड़े पैमाने पे लॉन्च होने दीजिए, हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। क्योंकि ये जो वेव है
ये वेव अपने डाउनफॉल पे अब जाने वाली है। और जिस प्रकार से हमने ये देखा है कि ये जो B16172 म्यूटेंट, जिसे इंडियन वेरिएंट नाम दिया जा रहा है, हालांकि बहुत ही गलत बात है। हमने पुराने वायरस को कभी चाइनीज वायरस नहीं कहा, और हम वर्ल्ड मीडिया में देख रहे हैं कि वो लोग इंडियन वेरिएंट करके भारत का अपमान कर रहे हैं, और भारत सरकार भी इस बारे में कुछ नहीं कह रही है, हालांकि एक दूसरा विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जो B16172 वेरिएंट है, ये वेरिएंट बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट काम करती है, उस वैक्सीन की जो क्षमता है इस वायरस को रोकने की, वो बहुत अधिक नहीं है। क्योंकि ये अभी स्टडीज, क्योंकि ये जांच का विषय है कि इसमें कैसा बिहेव करती है। और ज़्यादातर हमने क्या किया है कि कोविशील्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। देखिए समस्या क्या है कि जब आप किसी भी वायरस के जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें कोई एप्लीकेशन या जैसे बोलते हैं एक ऑल्टरेशन कर देते हैं, तो एक डिफरेंट पाथवे आप पैदा करते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। तो अब जो नेचुरल सिलेक्शन होगा वो ऐसे वायरस का होगा जो ऐसे लोगों में बीमारी पैदा करेगा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो ये बहुत घातक हो सकता है। और जो तीसरी लहर आएगी, डेफिनेटली जैसा कि बहुत और से भी विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तो इसमें जो यंग एज है, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, इनको ज्यादा खतरा है, और विशेषकर हमें सावधानी रखने की जरूरत है। और फिर मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करूंगा कि सबसे अच्छा हथियार, सबसे अच्छी वैक्सीन मास्क है, तो आप मास्क जरूर पहने और पूरा ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग का। क्योंकि जो लड़ाई है, जैसे अगर इतिहास से भी देखें तो स्पेनिश को भी 2 साल तक चला था, तो अभी हम लोग इस पैंडेमिक के मध्य में हैं। अब ये लड़ाई मुझे लगता है 6 से 9 महीने और चलने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, मैं आप पर आना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना की लहर आई, दूसरी वेव, जिस लोगों ने सोचा तक नहीं था इतनी घातक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कोरोना की लहर के बाद ब्लैक फंगस ने अटैक किया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। लोगों की सोच नहीं पहुंच पा रही कि किस तरह से वो अपना बचाव करें। पहले वो कोरोना से ठीक होकर आते हैं, फिर ब्लैक फंगस का अटैक, और फिर उन्हें वो मौत के घाट पर उतार देता है। तो इस डर के आगे आप लोगों को हमारे माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए? जी, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम कोरोना का यहाँ पे प्रवेश हुआ था, तो आपने लोगों देखा होगा पुलिस वालों को रोकना पड़ता था कि लोग जो है रोड पे ना आए, ना घूमें, ना टहले। लेकिन ये सेकेंड वेव में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं वो आपको रोड पे टहलते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। मतलब जनता ने खुद अपने आप को अपने अंदर कैद कर लिया है, घरों में कैद कर लिया है, वो बाहर नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें तो ज़रूरी है कि हमें जो है इससे सतर्कता अब भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये हमारे लोगों में किसी को भी है, वो किसी से किसी को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो है, सर ने जैसे बताया, अगर हम बात करें कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है और वो सोच रहे हैं कि अब मुझे, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप चलते हैं, हेलमेट आप लगा लिए हैं, सीट बेल्ट लगा लिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ घटना नहीं होगी। एक्सीडेंट तब भी होगा, आप जरूरी नहीं सीट बेल्ट लगाएं तो घटना नहीं हो सकती है। तो वैसे ही है कि इस कोरोना से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उससे प्रिकॉशन के तरीके बताए गए हैं उनको बेहद हद तक जो है इस्तेमाल करना है। और मास्क के द्वारा, मास्क एक ऐसा है जिससे हम, अगर बात करें 5G की भी बात करें, तो वो जो रेजेस निकलती हैं उनको भी, क्योंकि इसकी जो अटैक होती है हमारे नोजल के और यहाँ पे गले पे ही होती है, वो भी हम उससे रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं मास्क हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो कवच की तरह काम करता है, तो उसका इस्तेमाल करना है। हाथों को धुलना है, और बेसिकली जो है जिन लोगों को कोरोना से हो चुका था और वो अब घर आ गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, उनको प्रॉपर्ली चेकअप कराना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अपने आप को अब भी 3 महीने से 6 महीने तक डॉक्टर के साथ सलाह ले लेके जो है दवाओं का इस्तेमाल करना है। अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं। और ब्लैक फंगस बेसिकली जो है, अगर आप मार्केट में जो धड़ल्ले से दवाएं मिल रही हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो आप उस पर काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर बहुत लोग काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा जो बहुत अत्यधिक मात्रा में पी रहे हैं, आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत लोगों को पाइल्स हो गया है। तो क्यों ना क्यों ये जो है, अगर कोई भी चीज़ जो है, बहुत से कहते हैं कि बहुत प्रोटीन लो, तो आने वाले समय में जो है पैरों में स्वेलिंग, प्रोटीन की जब एक्सेस, कोई भी चीज़ जो है वो अगर बॉडी में हमारे ज़्यादा हो जाती है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। बेसिकली अगर हम बात करें सब चीज़ों की, तो एक निचोड़ निकल के आता है कि हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। सुबह हेल्दी डाइट लेना है, उठना है, नहाने धोने के बाद में योगा करना है, हेल्दी डाइट लेना है, और जो विटामिन सी है उसका इस्तेमाल करना है,
च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना है, जो मेडिसिन हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्टअप करती हैं उनका इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोरोना आया और होके चला गया और उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि माइंड लेवल पे भी बहुत है। आप जब ये सोचते हैं कि अरे हमारे चाचा जी खत्म हो गए, हमारे वो पड़ोसी खत्म हो गए, हमारे वो खत्म हो गए, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पे आता है और ब्रेन में हमारे इस टाइप के विचार आते हैं और बॉडी में वैसी केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें जो है डरा देती हैं और वो दहशत जो है हम लेके बैठ जाते हैं और बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। चाहे वो अगर किसी को बीपी है तो वो बीपी हाई हो जाता है, किसी को शुगर है तो शुगर हाई होने लगता है और वो कहीं ना कहीं उसको डेथ की तरफ ले जाते हैं। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें बिल्कुल मन के जैसे कहते हैं जीत होती है, मन के हार होती है। तो अपने मन को इतना ज्यादा मजबूत करना है और इस जंग से जो है अपने आप को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर राजेश और हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, उन्होंने जिस तरह से हमें ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दी, उससे यही सुनिश्चित होता है कि अभी कोरोना गया नहीं है। सतर्क रहने की जरूरत है, लापरवाह नहीं होना है और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता, अगर आप मानसिक तौर पर अगर आप बीमार होंगे तो आपकी बीमारी और भी ज्यादा घातक होती चली जाती है। तो हमें माइंड से स्ट्रांग रहना है। और दूसरी तरफ जिस तरह से डॉक्टर आदर्श ने हमें कहा कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करने पर वो घातक साबित होती है, तो इसलिए एक आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप कोई भी चीज ओवरडोज नहीं ले रहे हैं जिससे आपके पोस्ट कोविड जो रिएक्शंस हो वो ज्यादा घातक होंगे। तो इसलिए जरूरी है आपके लिए कि आप इस कोरोना टाइम में, और ब्लैक फंगस जिस तरह से फैल रहा है, तो अपनों की परवाह करें और साथ ही साथ किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। स्टेरॉइड्स भी अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्टेड तरीके से ले, प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप तब तक कहीं मत जाइए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।